हाँ जी दोस्तों, पेपर नंबर 2 CMA फाउंडेशन, और इसके अंदर दो पोर्शन है आपके, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी अपन देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके 20 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पोर्शन है, और जिसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक MCQ क्वेश्चन आएंगे 12 मार्क्स के, और दो क्वेश्चन आएंगे जिसमें से एक क्वेश्चन करना है आपको 8 मार्क्स का। तो चलिए अपन कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक CMA फाउंडेशन में जो अप्लाई होने वाला है वो पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं आपके साथ में। पॉइंट नंबर 1 आपको मेरे साथ में कॉपी में लिखते रहना है। पॉइंट नंबर 1 है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। अपने को इस चैप्टर में सीखना है कि टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी ऑफ ए प्रोडक्ट, सो दैट वी कैन डिसाइड द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। हमको टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है, फिर हमको ये सीखना है इस चैप्टर में कि सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट की है वो कैसे निकाली जाएगी। उसके लिए फिर आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 आप लिखेंगे, फॉर दिस पर्पज वी हैव टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। आपको कंपनी की जो आधारभूत है, कंपनी कैसे काम करती है, उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है वो सीखना पड़ेगा। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है। मान लीजिए ध्रुव स्टोन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है हमारी, और वो स्टोन को एक्सपोर्ट करने का काम करती है, एक्सपोर्ट करती है। तो जब ये स्टोन बनाएगी, मार्बल बनाएगी, जो भी आपका जो भी बेचने लायक पत्थर होगा वो बनाएगी, तो पहले रॉ मटेरियल लेके आएगी, उसके ऊपर लेबर काम करेगा, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे। जब ये तीनों को मिलेंगे फिर प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करके हमारा फिनिश्ड गुड्स जो हम बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा। जैसे ये फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा तो हम उसको सेल बेचेंगे, तो सेल प्राइस अपने को निकालना पड़ेगा। और सेल प्राइस निकालने के लिए दोस्तों टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। जैसे ही टोटल कॉस्ट आप कर देंगे, उसके अंदर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, और प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके क्या निकाल लेंगे आप, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सर दूसरा सवाल ये उठता है कि सर अपन डायरेक्ट टोटल कॉस्ट को निकालेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हमको और आगे सीखना पड़ेगा। कैसे कि कंपनी है और कंपनी के 3 पार्ट आपको कर लेने हैं। पहला पार्ट है फैक्ट्री डिपार्टमेंट, जहाँ पे वर्क्स भी बोल देते हैं इसको, मैन्युफैक्चरिंग भी बोल देते हैं, या फिर प्रोडक्शन भी यहाँ पे बोल देते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट आता है ऑफिस डिपार्टमेंट। ऑफिस मतलब जनरल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट करने के लिए सारा काम ऑफिस में होता है। प्रोडक्शन करने का सारा काम फैक्ट्री में होता है। फिर उसको बेचने के लिए एक अलग से शोरूम होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई फैक्ट्री में रख के बेच दिया या ऑफिस में रख के बेच दिया, शोरूम में बेचते हैं जहाँ पे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के काम होते हैं। तो आपको ये 2 पॉइंट लिख लेने हैं। जल्दी से एक बार ये 2 पॉइंट लिखेंगे, फिर अपन थोड़ा सा और आगे चलेंगे। कंपनी का स्ट्रक्चर आपको एज इट इज अपनी कॉपी में ये चीजें उतार लेनी है। पॉइंट नंबर 2 के बाद लिखिएगा पॉइंट नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टाइप्स ऑफ टोटल कॉस्ट। क्योंकि अपने को इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पॉइंट नंबर 1 में हमने यही देखा था कि अपने को टोटल कॉस्ट निकालनी है, और अब अपने को सीखना है पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि टोटल कॉस्ट होती कितने प्रकार की है। तो आपके जो एग्जाम के जो आपको जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको कितने टाइप्स की कॉस्ट पढ़ना है। आइएगा, पहला आता है जी ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट के आधार पे टोटल कॉस्ट कितनी है। तो हमने बोला भाई या तो मटेरियल की कॉस्ट होगी, या फिर लेबर की कॉस्ट होगी, या तीसरा एक्सपेंसेस की कॉस्ट होगी। देखो ये जो बाइफर्केशन है ये वैसा ही है जैसे आप 11th-12th में करते थे। एक बार आप एसेट्स को टेंजिबल इनटेंजिबल में बांटते थे, एक बार आप एसेट्स को करंट और नॉन करंट में, या फिर करंट या फिक्स्ड एसेट्स में बांटते थे। तो अपने को भी कॉस्ट को अपने को अलग अलग कॉस्ट वही है, लेकिन उसका बेसिस बांटने का है ना वो अलग अलग होगा। पहला है हमारा एलिमेंट। तो एक कॉस्ट में 3 एलिमेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ ले लीजिए, चौक ले लीजिए या शर्ट ले लीजिए या मोबाइल ले लीजिए, तो उसमें 3 ही कंटेंट मिलेंगे आपको। एक तो मटेरियल मिलेगा, उसके ऊपर काम करने के लिए लेबर लगेगी, और फिर बहुत सारे एक्सपेंडिचर होंगे। तो उनकी लिस्ट नहीं बन सकती, तो उनको अपन एक्सपेंस वर्ड से डिनोट करके चलेंगे। तो एक तो ये हो गया आपका मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। फिर हमने इसी कॉस्ट को दोबारा से बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी में 2 प्रकार से, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की परिभाषा पहले भी पढ़ी हुई है 11th क्लास में। ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले डायरेक्ट होते हैं और P&L अकाउंट में आने वाले इनडायरेक्ट होते हैं। नहीं भाई नहीं, अब अपन कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की परिभाषा ना वो अलग अलग है। डायरेक्टली का मतलब है जो प्रोडक्ट की आप टोटल कॉस्ट निकालना चाहते हो, उस प्रोडक्ट से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसको डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है, उस कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। जैसे मैं कपड़ा लेके आया, कपड़े की बात करी मैंने कि भाई इस शर्ट में या इस टी शर्ट में 20 रुपये का कपड़ा लगा है, तो 20 रुपये हो गए मेरे डायरेक्ट मटेरियल।
अच्छा सर इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? तो देखो ये जो कपड़ा बना होगा, जिस मशीन में बना होगा उस मशीन में लुब्रिकेंट्स, ऑयल, ग्रीस वगैरह का यूज हुआ होगा। क्या आप बता सकते हैं एक टी शर्ट बनने में कितने रुपए का ऑयल डालना पड़ता है? आप डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, आपको कोई ना कोई एस्टीमेट के आधार पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट तो कनेक्टेड है, बट एक प्रोडक्ट को बनाने में कितने रुपए की लगी है इसको पता करने के लिए कोई एस्टीमेट के आधार पे कैलकुलेशन करनी पड़े, ऐसी कॉस्ट को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट। तो देखो बेसिस क्या है? ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी का मतलब होता है पता लगाना कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है कि नहीं है। तो हमने बोला ये डायरेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट है। फाउंडेशन एग्जाम में कभी भी ये कभी भी नहीं आता है कि डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए और इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। आपको ये बाइफर्केशन बस पता होना चाहिए कि डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो लगभग कुछ क्वेश्चन में लगभग क्वेश्चंस के अंदर आपको क्वेश्चन वाला खुद ही बताएगा भाई ये डायरेक्ट कॉस्ट है, ये वाली इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, एक्टिविटी या फिर वॉल्यूम। बिहेवियर का मतलब होता है बेटा बदलना, कि जो कॉस्ट बदल जाए। एक्टिविटी का मतलब है कि डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे डिफरेंट लेवल ऑफ कॉस्ट लगे, या फिर वॉल्यूम, अलग अलग वॉल्यूम पे अलग अलग कॉस्ट लगे। पहला आता है इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल और तीसरा आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तीसरा आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो पहला जानते हैं अपन फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। तो देखो जब भी मैं बच्चों से पूछता हूं बताइए फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, तो एक ही जवाब आता है सर जो फिक्स रहे वो फिक्स कॉस्ट होती है। दिस डेफिनेशन इज नॉट अप टू द मार्क्स। आपको थोड़ा सा रिफाइंड में भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब होता है रिलेटेड टू टाइम, जो टाइम के अनुसार लगे वो कॉस्ट कहलाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। हमने बोला रिमेन फिक्स्ड अप टू ए लेवल ऑफ कैपेसिटी। तीसरा पॉइंट हमने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे मैंने पॉइंट नंबर 2 में आपको कंपनी का एग्जांपल देके समझाया था कि एक कंपनी है, उसके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग उसने रेंट पे ले ली, मान लीजिए 1 लाख रुपए रेंट पे ले लिए, तो 1 लाख रुपए कौन सी कॉस्ट हो गई हमारी? फिक्स्ड कॉस्ट। उस बिल्डिंग को कम यूज करो, ज़्यादा यूज करो, उसमें कम प्रोडक्शन करो, ज़्यादा प्रोडक्शन करो, रेंट कितना रहेगा? 1 लाख। तो हमने एग्जांपल बोला जो टाइम के अनुसार 2 महीने का रेंट ज़्यादा, 3 महीने का रेंट और ज़्यादा, 4 महीने का रेंट और ज़्यादा, तो टाइम के अनुसार बढ़ जाएगी, टाइम के अनुसार कम हो जाएगी। ऐसी वाली कॉस्ट को कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे इंश्योरेंस हो गया, सैलरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। सर एक दो एग्जाम्पल और दो, तो मैंने कहा लो आपने CMA फाउंडेशन का 4,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराया है, बताओ कौन सी कॉस्ट है? जो ज़्यादा पढ़ेगा बच्चा उसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रुपए में होगा, और जो कम पढ़ेगा उसका कम रुपए में होगा। नहीं सर ऐसा नहीं है, बिल्कुल। तो हमने बोला भाई जो आप 4,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन जो कराते हो वो एक टाइम पीरियड का है, वो 5 साल तक ही वैलिड रहेगा। 5 साल में एग्जाम दोगे तो भी 4,000 है, नहीं दोगे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तो भी 4,000 लगने वाले हैं। तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई? आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। आप कोचिंग में पढ़ते हैं, उसके कोचिंग में पढ़ने की, या फिर आप 11th-12th पास करके आए हैं, तो आप 11th-12th में आपको स्कूल में फीस दे के आए हैं। मान लीजिए आपने टोटल 50,000 रुपये की फीस दी है 12th क्लास में पूरे साल में, तो बताओ ये कौन सी कॉस्ट है? ऐसा तो नहीं था ना आपके स्कूल में कि ज़्यादा पढ़ने वाले की ज़्यादा कॉस्ट और जो कभी कभार स्कूल में आता हो उसकी कम कॉस्ट। नहीं सर, चाहे आप रोज जाइए स्कूल में, चाहे आप मत जाइए, एडमिशन ले लिया है तो उसके बाद आपको 50,000 रुपये देने ही पड़ेंगे। तो जो टाइम के अनुसार लगेगी वो फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे टाइम लैप्स हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट भी लैप्स हो जाएगी। अगर आपको दोबारा से वो काम करना है तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट दोबारा से इनकर करनी पड़ेगी। तो आप ध्यान रखना रिलेटेड टू टाइम, टाइम के अनुसार जो कॉस्ट लगेगी ना वो कहलाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। आपने जो सिलेबस के अनुसार ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। रेंट है, इंश्योरेंस है, या डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट निकालते हैं पर एनम पर मंथ भी, जैसा भी आप निकालना चाहिए वैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी कॉस्ट आती है सर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल मतलब काम करोगे तो ही लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो जनाब वेरिएबल कॉस्ट बोले तो दिस इज प्रोडक्शन कॉस्ट, कि भाई प्रोडक्शन ज़्यादा तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा, और प्रोडक्शन कम तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम। जैसे इसी एग्जाम्पल पे आप वापिस आओ, जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे तो जाहिर सी बात है कॉपी पेन का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, तो कॉपी पेन जो आप यूज करते हैं वो कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट। नो, वेरिएबल कॉस्ट है ना। ज़्यादा पढ़ने वाला ज़्यादा पेन कॉपियाँ यूज़ करेगा, कम पढ़ने वाला कम कॉपियाँ यूज़ करेगा। तो ये जो कॉस्ट हो गई कौन सी हो गई? आपकी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप।
कंपनी के पास बिल्डिंग है, उसका अगर रेंट देते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट। उस बिल्डिंग के अंदर प्रोडक्शन करवाते हैं तो रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट। फिर हमने बोला देखो सैलरी पर मंथ भी हो सकती है और सैलरी पर यूनिट भी हो सकती है। या तो हम लेबर को पेमेंट मंथली करते हैं या तो हम लेबर को पेमेंट यूनिट वाइज करते हैं। अगर यूनिट वाइज करते हैं तो यहाँ वेरिएबल में आ जाएगा, और अगर हम उसको टाइम पीरियड वाइज करते हैं कि भाई तू काम कर, काम ज्यादा कर कम कर, तेरे को पैसे उतने ही मिलेंगे, तो वो है यहाँ पे आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट के आधार पे। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रखे हैं। तीसरा आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमने लिखा दिस इज मिक्सअप वर्जन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, कि भाई ये सेमी वेरिएबल में फिक्स पोर्शन भी होगा, वेरिएबल पोर्शन भी होगा, दोनों को अगर मिला दो तो कौन सा बन जाएगा आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें एक लाइन और लिखेंगे, इफ इन क्वेश्चन टोटल कॉस्ट is given for 2 activity level, then 2 activity level, then एक फॉर्मूला लिखेंगे, then we will use वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। एक फॉर्मूला लिख लेंगे, इफ इन क्वेश्चन टोटल कॉस्ट इज गिवन फॉर 2 एक्टिविटी लेवल देन वी विल यूज, कि अपन उसमें से वेरिएबल कॉस्ट का जो पोर्शन है वो कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू कुछ समझाने का प्रयास ये करूंगा। एक बार जल्दी से नोट करेंगे, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि टोटल कॉस्ट को पहले हमने मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस 3 पार्ट में बांटा। फिर मटेरियल को हमने 2 पार्ट में, कि डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। लेबर को भी 2 पार्ट में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और एक्सपेंसेस को भी 2 पार्ट में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बांटना है। फिर हमने बोला देखो जितने भी डायरेक्ट हैं उनको जोड़ो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनका हम कॉस्टिंग के अंदर नाम देंगे प्राइम कॉस्ट बोल देंगे या तो, और दूसरा नाम अदरवाइज अपन इसको नाम देंगे डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट नाम देंगे। तो पॉइंट नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे चैप्टर का? टोटल कॉस्ट निकालनी है। फिर हमने टोटल कॉस्ट को बाइफरकेट किया, और अब हम लिख रहे हैं कंक्लूजन, कि भाई टोटल कॉस्ट के कंक्लूजन क्या है, कि डायरेक्ट वाली को जोड़ लेंगे तो अपन बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ लेंगे ना तो इनको अपन बोलेंगे ओवरहेड्स, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स। और ये ओवरहेड्स होते हैं ना, ये हमने बोला देखो या तो फैक्ट्री के हो सकते हैं, फैक्ट्री में लगे हैं तो ये हो जाएंगे आपके फैक्ट्री के, अगर ऑफिस में लगे हैं तो ये हो जाएंगे आपके ऑफिस के, और अगर शोरूम में लगे हैं तो ये हो जाएंगे आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। तो ये करेक्ट्स है, ये अपने को जो अपन क्वेश्चन करेंगे आगे, जो अपन चैप्टर को आगे समझेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, उसमें हमको काम आएगा। तो करेक्ट्स ऑफ द स्टोरी सुन लीजिए बस, कि टोटल कॉस्ट अपन ने कोई चैप्टर में निकालनी है, लेकिन टोटल कॉस्ट को हमने 3 पार्ट में बांटा, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस में। फिर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करा इन लोगों का, फिर हमने सारे डायरेक्ट वालों को जोड़ा, उसका नाम प्राइम कॉस्ट रख दिया या डायरेक्ट कॉस्ट रख दिया, और इनडायरेक्ट वालों को जोड़ा तो ओवरहेड्स आ गए। दूसरा सर अभी हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड भी होती है कॉस्ट, वेरिएबल भी होती है और सेमी वेरिएबल भी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो होती है इसका बाय नेचर, मतलब ये जो नेचर के अकॉर्डिंग होगी ना, ये होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, ये होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट वाली कॉस्ट। और जो आपकी ये इनडायरेक्ट वाले ओवरहेड्स है ना, ये आपके वेरिएबल भी हो सकते हैं, ये आपके फिक्स्ड भी हो सकते हैं, और ये आपके सेमी वेरिएबल भी हो सकते हैं, सेमी वेरिएबल भी आपके हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पहले मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस है,
फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, फिर डायरेक्ट वालों को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट और वो वेरिएबल होगी, और इनडायरेक्ट वालों को जोड़ेंगे तो उनका नाम हो गया ओवरहेड्स। ओवरहेड्स हमारे 3 होंगे, फैक्ट्री के, ऑफिस के और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं या सेमी वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, जरा यहाँ तक लिखिएगा, फिर पॉइंट नंबर 4 की तरफ अपन चलने वाले हैं, जल्दी से कॉपी कीजिएगा। आइए जी एक एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास एक फैक्ट्री है जिसका किराया 1 साल का 1 लाख रुपए है, और जब हम उसमें प्रोडक्शन करते हैं तो 1 यूनिट बनाते हैं तो 5 रुपये हमारे खर्च हो जाते हैं। हमने बोला कैलकुलेट टोटल कॉस्ट इफ़ वी प्रोड्यूस्ड, अगर हम इस साल 15,000 यूनिट बनाएं तो हमारे टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, और अगर हम 25,000 यूनिट बनाएं तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आएगी। 2 बातें देखो, पॉइंट नंबर 1 को याद रखना, इस चैप्टर में क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे तो सेलिंग प्राइस अपने आप आ जाएगा। तो आइएगा 15,000 यूनिट के लिए सॉल्यूशन लिखिएगा, एक टेबल बनाएंगे, आप उसी प्रकार से सॉल्यूशन मेरे साथ में लिखने वाले हैं। तो सॉल्यूशन बनाइएगा, ऐसे एक टेबल बनाइएगा। इधर लिखिएगा पर्टिकुलर्स, इधर लिखिएगा 15,000 यूनिट्स, और इधर लिखिएगा पर यूनिट, इधर लिखिएगा 25,000 यूनिट्स, और इधर लिखिएगा पर यूनिट। देखिएगा, तो हमने बोला अगर हम इस फैक्ट्री में 15,000 यूनिट 15,000 यूनिट अगर 1 साल में बनाए तो बताइए किराया कितना देना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर किराया देना पड़ेगा 1 लाख रुपए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो रहेगा 1 लाख। चाहे मैं 15,000 यूनिट बना लूँ, चाहे मैं इस साल 25,000 यूनिट बना लूँ, किराया मेरा कितना रहेगा 1 लाख। तो ये हमारी कौन सी कॉस्ट हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा, जब मैं प्रोडक्शन करूंगा तो मेरी कौन सी कॉस्ट लगेगी, वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। और अभी आपने बताया है कि वेरिएबल कॉस्ट है वो 1 यूनिट बनाते हैं तो 5 रुपये खर्च होते हैं। तो बताइए 15,000 यूनिट बनाएंगे तो कितने रुपए खर्च होंगे, तो यह आ जाएगा आपका 75,000 रुपये हमारे खर्च होने वाले हैं। तो टोटल खर्चा कितना आ गया हमारा, 1,75,000 रुपीज़ हमारे टोटल में खर्च हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए साथ में यहाँ तक। अच्छा जी, और अगर मैं 25,000 यूनिट बनाऊँ तो मेरा खर्चा कितना होगा, तो किराया तो उतना का उतना रहेगा। तो मैंने बोला भाई देखो ये तो 1 लाख रुपए ही रहेगा, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट अपन ज़्यादा बनाएंगे तो 1 यूनिट का जो 5 रुपया लगता था तो 25,000 यूनिट का कितना रुपया लगेगा, तो यह आ जाएगा आपका 1,25,000। तो टोटल कितना आ गया आपका 2,25,000 रुपये। तो आपका टोटल आ गया है जी 2,25,000 रुपये। अब यहाँ पे 2-3 बातें समझनी है, सुनिए जरा। आइए जल्दी से आइए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल ये है कि भाई लोग, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ और मेरे को बताना वो सेंटेंस ठीक है कि नहीं है। पहला सेंटेंस सुनिएगा ध्यान से। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब रेंट 1 लाख ही रहेगा, चाहे आप 1 साल में 15,000 यूनिट बना लो, 25 बना लो, 30 बना लो, 40 बना लो। बताइए यस और नो। यस सर, बिल्कुल सर। किराया है वो 1 लाख ही रहेगा, चाहे यूनिट में 10,000 बनाऊँ, 15, 20, 25 कितने भी बना लूँ, मेरा रेंट क्या रहने वाला है 1 लाख रुपए रहने वाला। लेकिन मैंने बोला फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा सुनना भाई, वेरिएबल कॉस्ट जो है, कम यूनिट बनाऊंगा तो कम रुपए लगेंगे, ज़्यादा यूनिट बनाऊंगा तो ज़्यादा रुपए लगेंगे। कम यूनिट बनाऊंगा तो कम रुपए, ज़्यादा बनाऊंगा तो ज़्यादा रुपए। तो मैंने बोला देखो ये जो पर यूनिट वाला कॉलम है ना, ये और फिल करवा दो एक बार। तो 2 कंक्लूजन मुझे यहाँ से लेने हैं। पहला देखो, अगर आप 1 लाख को 15,000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 6.66। 1 यूनिट का 6.66। ठीक है। अच्छा, इसको 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे आपके 5। और इधर भी फिल करवाओ जरा। 1 लाख को 25 से डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएंगे 25 चौके 100, 4 और 1 को कराएंगे तो 5। इधर टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 11.66 और ये आएगा 9।
तो यहाँ से बच्चे मुझे ना 2 कंक्लूजन निकालने हैं। एक बार यहाँ तक लिखिए सब लोग, और फिर मैं 2-3 सेंटेंस बोलूँगा और वो मुझे कुछ कंक्लूजन के तौर पे लिखने हैं, कंक्लूजन के तौर पे लिखने हैं। और ये कंक्लूजन आपको याद रहना चाहिए, कंक्लूजन आपको याद रहना चाहिए। सुनिएगा, कंक्लूजन नंबर 1, हमने बोला फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल वाला जो अमाउंट है ना वो 1 लाख रुपए ही रहता है, लेकिन पर यूनिट वाला अमाउंट है ना चेंज हो जाता है, बदल जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल वाला अमाउंट सेम रहता है, पर यूनिट वाला अमाउंट चेंज रहता है। सर ये तो राइम बन गया, बिल्कुल बिल्कुल। फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल वाला सेम, पर यूनिट वाला चेंज। तो यही बात मुझे लिखनी है। मैंने बोला देखो यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल अमाउंट सेम रहता है, ये बदलता नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं बदलता है। ये 1 लाख रुपए ही रहता है, ठीक है, लेकिन पर यूनिट वाला अमाउंट देखो चेंज हो गया। सर ये चेंज कैसे हो गया? ए भाई देखो ऐसे चेंज हो गया। 1 लाख को 15,000 से डिवाइड करोगे तो 6.6 आएगा, 1 लाख को 25 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। और दूसरा कंक्लूजन ये है कि वेरिएबल कॉस्ट का टोटल वाला अमाउंट चेंज रहता है, लेकिन पर यूनिट वाला अमाउंट सेम रहता है। सर समझ में नहीं आया, फिर से सुनो। वेरिएबल कॉस्ट का टोटल वाला अमाउंट चेंज रहता है और पर यूनिट वाला अमाउंट सेम रहता है। तो यही बात मुझे चाहिए है, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट वाला अमाउंट सेम रहता है, तो देखो मुझे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो मुझे दो लाइनें हैं, ये मैं बार बार आपसे पूछूंगा। फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल वाला अमाउंट जब तक आपको नहीं मिले क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और जब तक वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट वाला अमाउंट जब तक नहीं मिल जाए तब तक आपका क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब जो बदल जाए उस पर क्या विश्वास करना, जो सेम रहे हमेशा विश्वास उसी पे किया जाता है। तो क्वेश्चन की जानकारी जो सेम वाली हो उसी पे भरोसा करना है, तो ही सवाल आगे बढ़ाना है। अदरवाइज आपने को पहले यही फाइंड आउट करना है कि फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल वाला अमाउंट कितना है और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट वाला अमाउंट कितना है। ये कंक्लूजन मुझे चाहिएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 जल्दी से इसको कॉपी करिएगा, फिर एग्जाम्पल नंबर B करने वाले हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर B लिखिएगा, जस्ट पहले वाले का उल्टा। टोटल कॉस्ट 15,000 यूनिट पे 1,75,000, मतलब अभी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना उसमें उल्टा दे दिया मैंने आपको। ये 15,000 दे रहा हूँ मैं, और टोटल कॉस्ट का अमाउंट मैंने दे दिया आपको कि 15,000 यूनिट बनाता हूँ तो 1,75,000 मुझे 1 साल में मेरे खर्च हो जाते हैं। और अगर मैं 25,000 यूनिट बनाता हूँ तो मेरा टोटल खर्च आ जाता है 2,25,000 पर एनम। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर मैं 30,000 यूनिट्स बनाने की सोचूं तो मेरी बताइए टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो एग्जांपल नंबर जो A किया था, मतलब अपन ने 15,000 यूनिट के लिए टेबल बनाई थी, 25 के लिए बनाई थी, अब हमको ऐसी ही टेबल बनानी है 30,000 के, लेकिन उसके लिए जानकारी सिर्फ इतनी ही गिवन है, मतलब ये टेबल गिवन नहीं है। ये एग्जांपल नंबर B है, आपको इससे फाइंड आउट करना है कि ये टोटल वाला कितना होगा। तो देखो टोटल वाला करने के लिए मैंने बोला टोटल कॉस्ट में 2 पार्ट होते हैं, एक तो आपका फिक्स्ड पार्ट होता है, एक वेरिएबल पार्ट होता है। और अभी मैंने आपको लिखवाया था कि जब भी क्वेश्चन में मिक्सचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ हो तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला सीखते हैं यहाँ से, फॉर्मूला बना कैसे। देखो एक बात सुनो जरा, यहाँ पे आओ। मुद्दा ऐसा है कि टोटल कॉस्ट है 1,75,000 और इधर टोटल कॉस्ट है 2,25,000। तो मेरे को बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में कितने रुपए आपके ज़्यादा लग गए। यहाँ से यहाँ तक आने में 25 और 25 50,000 रुपीज़ का चेंज आया। 50,000 रुपीज़ का चेंज आया। 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लग गए आपके कितनी एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पे। एक्स्ट्रा कितनी यूनिट बनाई है आपने एक्स्ट्रा यूनिट बनाई है 10,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पे आपके 50,000 एक्स्ट्रा लग गए। तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था वही तो था, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। तो आपका आंसर आ जाएगा पर यूनिट की फॉर्म में। तो देखो जरा, जितना चेंज टोटल कॉस्ट में हुआ है, क्या बताइए
1,75,000 में ये 75 और ये 1,00,000 दोनों शामिल हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल दोनों शामिल हैं। तो देखो यहाँ पे भी उतना ही चेंज हुआ है जितना चेंज टोटल कॉस्ट में हुआ है, 75 और 1,25, तो टोटल उतना ही चेंज हुआ है जितना टोटल कॉस्ट में हुआ है। इसका मतलब जो चेंज होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में ही चेंज होता है, फिक्स्ड वाली तो एज इट इज रहती है। तो उस एज इट इज रहती है, इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। जो टोटल कॉस्ट में चेंज हुआ है वही चेंज आपका वेरिएबल वाला चेंज है, जितना वेरिएबल में चेंज उतना ही टोटल कॉस्ट में चेंज। तो हमने बोला 50,000 रुपये ज़्यादा लग जाते हैं, कितनी ज़्यादा यूनिट बनाने पे? 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5। तो जैसे ये 5 आंसर आ जाए, और मैंने अभी अभी आपको कंक्लूजन लिखाया था कि वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट वाले अमाउंट पे भरोसा करना है क्योंकि ये चेंज नहीं होता, और फिक्स्ड कॉस्ट के टोटल वाले अमाउंट पे भरोसा करना है क्योंकि ये भी चेंज नहीं होता है। तो आइए इसका सॉल्यूशन यहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा मेरे साथ में। यहाँ लिखिएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हमने बोला भाई देखो बात ऐसे है, 2,25,000 माइनस 1,75,000 डिवाइड बाई यूनिट था हमारा 25,000 माइनस 15,000 इक्वल टू ₹5 पर यूनिट। जी हाँ, और ये वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट वाला अमाउंट हम निकाल के ले आए, और हम इसी पे भरोसा कर सकते हैं, इसी पे भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर कुछ सॉल्यूशन आगे चलते हैं। अब पता लग गया आपको कि भाई इसके अंदर वेरिएबल वाला पोर्शन है वो 5 रुपये का है, और फिक्स वाला अब आपको खुद को निकालना पड़ेगा, खुद को निकालना पड़ेगा। तो आइएगा, तो मैंने बोला देखो टोटल है 1,75,000 टोटल, और ये कितने यूनिट्स पे है? ये यूनिट है आपकी 15,000 यूनिट्स पे है। इसमें 2 पोर्शन है, एक वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है जो हमेशा पर यूनिट की फॉर्म में देखा जाना चाहिए, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इसके अंदर से वो फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन होगा। तो हमने बोला 5 रुपये 1 यूनिट के लगते हैं, तो 15,000 यूनिट है, तो ये तो हो गए आपके 75,000, ये 75, ये 175, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया आपके पास में? 1,00,000 रुपये आ गया। और यही तो चाहिए था। पिछला कंक्लूजन याद रखो, वेरिएबल का पर यूनिट वाला अमाउंट चाहिए और फिक्स्ड वाले का टोटल वाला अमाउंट चाहिए। हमारे पास अब दोनों अमाउंट हो गए हैं, तो अब हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो लिखिएगा टोटल कॉस्ट एट, लिखिएगा टोटल कॉस्ट एट 30,000 यूनिट्स। पहली होगी इसके अंदर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो कि रहने वाली है पूरे फैक्ट्री का किराया 1,00,000 रुपये पर एनम, और दूसरा रहने वाला है हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो एट द रेट 5 के हिसाब से लगता है। तो 5 × 30,000, तो 5 × 15, 1,50,000 रुपये। तो जी टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 2,50,000 रुपये। बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? सर हम बताएं कैसे, हम तो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। अरे तो फिर भी गर्दन हिला दीजिए भाई, मेरा भी मन लगा रहेगा आपके साथ साथ में। हाँ सर हम हिला देंगे। तो बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ तक कॉपी करिए। एग्जाम्पल नंबर बी हो गया है, इसके बाद अपन एग्जाम्पल नंबर सी और करने वाले का एग्जाम्पल नंबर सी पे। अब थोड़े से एडवांस एग्जाम्पल अपन करते हैं। वी आर गिवन दैट फिक्स्ड कॉस्ट हमको दिया गया कि 1 यूनिट का 4 रुपया लगता है, और वेरिएबल कॉस्ट हमको दिया गया कि 1 यूनिट का 2 रुपया लगता है। फिर हमको बताया गया ए कंपनी कैन प्रोड्यूस्ड 12,000 यूनिट्स पर एनम बना सकती है, रिप्रेजेंटिंग 100% कैपेसिटी। अगर वो अपनी पूरी क्षमता को यूज करे तो पूरे साल में 12,000 यूनिट्स बना सकती है। और आपको ये डेटा दिया गया है
क्वेश्चन ने पूछा फाइंड आउट टोटल कॉस्ट फॉर 8000 यूनिट्स पर एनम। आपको बताना है 8000 मतलब 8000 यूनिट के लिए कितना टोटल कॉस्ट लगेगा। तो सर ये तो हम बताएंगे तो अरे देखो, तो जल्दी से देखो, आप मेरे साथ देखो आप क्या करने वाले हैं, आप ऐसे करेंगे सर टोटल कॉस्ट हम बताएं आपको तो टोटल कॉस्ट आप मेरे को ऐसे बताएंगे सर देखो टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी 8000 यूनिट है, एक यूनिट की लगती है सर 4000 रुपये, तो 32,000 तो ये हो गया। और सर वेरिएबल कॉस्ट है 8000 यूनिट की लगेगी और एक यूनिट की दे रखी है 2 रुपये, सर ये हो गया 16,000 रुपये। और सर आपको हम बता दे रहे हैं कि टोटल कॉस्ट इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 8 48,000 और मुबारक हो आपका क्वेश्चन हो गया है गलत। सर ये क्या हुआ, गलत कैसे सर? फिक्स्ड कॉस्ट एक यूनिट की 4 है, 8000 से मल्टीप्लाई करके आ गया। वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की 2 है, हमने 8000 से मल्टीप्लाई कर दिया 16। अरे मूर्खों, मैंने अभी तो बोला था आपको, है ना, अभी तो बताया था आपको 2 कंक्लूजन ध्यान रखने हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल वाला अमाउंट ही चाहिए है, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट वाला अमाउंट चाहिए, पर यूनिट वाला अमाउंट चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल, इसका मतलब पहले मुझे फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल वाला अमाउंट चाहिएगा। अब दूसरा मुद्दा आता है सर टोटल वाला अमाउंट कैसे निकालें? 4 को या तो हम 12 से मल्टीप्लाई करें, एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास, या दूसरा ऑप्शन है कि 4 को हम 8000 से मल्टीप्लाई करें। 2 ऑप्शन है सर, कौन सा करें? तो इस एग्जाम्पल को एक बार होल्ड पे रखो और मेरे को एक नए एग्जाम्पल की तरफ जाना पड़ेगा और आप ओरली उसका जवाब देना। देखो बात कुछ ऐसे है भाई, मैं दिल्ली शहर लगा लीजिए, जयपुर शहर लगा लीजिए, आप जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे मैं कोचिंग करने आया और मैंने एक रूम किराए पे लिया। मैंने एक रूम देखा भाई, क्योंकि मेरे को रहना था पढ़ने के लिए, तो मैंने देखा एक रूम देखा। रूम का किराया था ना, वो था भाई 4000 रुपये पर मंथ। और इसके अंदर 4 बच्चों की कैपेसिटी थी कि 4 बच्चे इसके अंदर आ सकते हैं, 4 बच्चे आ सकते हैं। और मैं शुरू में मैं अकेला ही था इस रूम में, तो 4 के 4000 मैं अकेला ही बोर्न करता था। तो बताइए पर हेड किराया कितना आएगा? सर 4000 रुपये पर हेड किराया आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने बोला कोचिंग में मैं आया पढ़ने के लिए, फिर मेरे थोड़े से ताल्लुकात बढ़े, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक रूम पार्टनर रख लेता हूँ, और रूम पार्टनर है तो मेरा किराया पर हेड कम हो जाएगा। अब मैंने बोला 2 जने हो गए हैं तो पर हेड किराया कितना हो गया है? 2000 रुपये हो गया है। बिल्कुल ठीक। फिर मेरे मन में और लालच आया, मैंने सोचा भाई किराया तो 4 ही रहने वाला है टोटल, क्यों ना 3 जने हो जाएं और ये 1333.33 रुपये के हिसाब से बांट लें। फिर मेरे मन में आया क्यों ना यार थोड़ा रूम को और सस्ता कर लिया जाए, 4 आ सकते हैं, 4 आ जाते हैं, पर हेड किराया कितना आ जाएगा? 1000 आ गया। सर ऐसे फ्री में भी हो जाएगा क्या रूम? अरे भाई पागल हो क्या, फ्री में थोड़ी ना हो सकता, बंदों की कैपेसिटी 4 है तो 4 तक ही जाएगा। अब सवाल सुनिए मेरा, हमने बोला रूम का किराया 4 है, टोटल अमाउंट हर बार सेम है, लेकिन पर हेड रेंट है ना, वो कभी 4 भी हो सकता है, कभी 2 भी हो सकता है, कभी 1333 भी हो सकता है, कभी 1000 भी हो सकता है। इसका मतलब पर हेड किराए पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किराए पे विश्वास, अमाउंट पे विश्वास करना चाहिए, टोटल वाले अमाउंट पे विश्वास करना चाहिए। ठीक है सर, आप कहना क्या चाहते हो? देखो मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर मैं आपको ये 4000 भी ना बताऊं और ये 4 भी ना बताऊं और मैं आपसे पूछूं बताइए रूम का टोटल किराया कितना है, तो आप कैसे निकालेंगे? मैं सिर्फ आपको ये बताया कि पर हेड किराया कितना है 1000, और दूसरी जानकारी मैंने दी इस रूम में 4 जने आ सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग 100% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और पर हेड किराया है 1000। तो बताइए टोटल किराया कितना होगा? तो बताइए क्या आप इसको 3 से 2 से 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, या फिर इसको यहाँ पे 4 लिखा होगा 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे?
सर हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ये हो गया इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल अज्यूम दैट दिस फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट अमाउंट इज कैलकुलेटेड फॉर 100% कैपेसिटी लेवल। सर बात समझ में नहीं आई। देखो देखो, मैंने बोला आपको 1000 रुपये बता दूं मैं, और मैं ये बता दूं कि ये 4 आदमी इस रूम में आ सकते हैं, और उसके अलावा मैं आपको कोई जानकारी नहीं दूं, तो आप क्या मानोगे, ये 1000 रुपये निकाले गए होंगे ना, ये 4 से डिवाइड करके निकाले गए होंगे। तो मुझे वापस रूम का किराया निकालना पड़ेगा, तो 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आओ जरा। यहाँ पे मैंने बोला भाई फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो 4 रुपये 1 यूनिट के है। अब मेरे को बताओ, जब ये पर यूनिट आई होगी तो इसका मतलब कैसे आया होगा, पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट लिखा गया होगा और डिवाइड करवाया गया होगा, डिवाइड यूनिट से कराया गया होगा, तो आंसर आपका आया होगा 4। अब मैं जानना चाहता हूं डिवाइड 12000 से कराया गया था या 8 से करवाया गया था। तो आप बताइए, इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप डिवाइड यहाँ पे 12 से करवाओगे या 8 से करवाओगे। सर 12 से करवाएंगे, सर नहीं 8 से करवाएंगे। नहीं भाई नहीं, देखो कहीं भी क्वेश्चन में नहीं लिखा गया कि ये 4 है, ये 12,000 को रिप्रेजेंट करता है कि 8 को रिप्रेजेंट करता है। तो इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम ये मानेंगे कि ये जो 4 रुपये कैलकुलेट किए गए हैं, ये हमारे 12,000 100% कैपेसिटी पे किए गए हैं। तो इसका लिखिएगा आप सॉल्यूशन। पहले कॉपी में ये भी लिखना है आपको, और फिर इसको काट लेना, इसको फिर काट लेना। ये सॉल्यूशन जरूर लिखना कॉपी में, फिर इसको काट लेना, तो याद रहेगा कि ऐसा सॉल्यूशन नहीं करना है। सॉल्यूशन कैसे करना है, देखो सॉल्यूशन लिखना। सबसे पहले मैं फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल अमाउंट निकालूंगा। लिखना वी आर अज्यूमिंग दैट फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज 4 per unit is calculated at 100% कैपेसिटी लेवल। हम ये मान रहे हैं कि ये 4 जो है ये 100% पे निकाले गए थे, तो इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई 12,000 इक्वल टू ₹4, ऐसा मानना पड़ेगा। फिर हमने बोला भाई आर पार मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 12,000 मल्टीप्लाई 4, 12 3 36, 12 चौका 48,000 रुपये, ₹48,000 रुपीज़। तो फिक्स्ड कॉस्ट आ गई हमारी 48,000। सर 8 से क्यों नहीं करना? 8 से इसलिए नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन ने बताया ही नहीं हमको ये 4 जो निकाले गए थे ये 8,000 से डिवाइड करवाए थे कि 12 से। तो कन्फ्यूजन है, तो हमारी अजम्पशन है कि ये हम 100% कैपेसिटी पे ही कैलकुलेट किया करेंगे। तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट का पता लग गया। अब आप निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट फॉर 8,000 यूनिट्स, फॉर 8,000 यूनिट्स। तो पहला आएगा फिक्स्ड कॉस्ट, हमने बोला भाई ये 48, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट का 2, ये तो पर यूनिट फॉर्म में भी चाहिए अपने को, तो 8 का हो जाएगा 16,000। तो ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट। 4 और 1 5 और 1 6, 8 और 6 14, 64,000 रुपीज़। तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा 64,000 रुपीज़ इज़ द करेक्ट आंसर। और अभी अभी निकाला था ना अपन ने, वो वाला गलत था, ये वाला ठीक है। तो आपको आंसर इस प्रक्रिया में करने, जल्दी से नोट करिए, फिर एग्जाम्पल नंबर डी में आते हैं अपन जी। एक एग्जाम्पल नंबर डी, आपको रेंट दिया गया है पर यूनिट 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है 5 रुपये, और बताया है कि ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर कैलकुलेट किया गया है ये 8,000 यूनिट्स पे कैलकुलेट किया गया है। तो आपसे पूछा है कि बताइए आप टोटल कॉस्ट निकालिए, अगर हम 10,000 यूनिट्स बनाएं, अगर हम 12 बनाएं, अगर हम 7 बनाएं, और बताया है 12,000 है ना, वो रिप्रेजेंटिंग 100% कैपेसिटी के बराबर है। तो लिखिएगा मेरे साथ सॉल्यूशन, फिर समझते हैं इसको। तो देखो पहले, सबसे पहले मेरे को थोड़ा सा कैपेसिटी के बारे में जानना है। तो देखो क्वेश्चन ने मेरे को बताया कि भाई कंपनी की जो कैपेसिटी है 100% है ना,
वो तो है 12,000 यूनिट्स के बराबर, 12,000 यूनिट्स के बराबर है। अच्छा जी, उसके अलावा क्वेश्चन ने आपको बताया 8,000 यूनिट्स भी है, और तीसरा बताया 10,000 यूनिट्स भी हैं, और चौथा आपको बताया है 7,000 यूनिट्स भी हैं। कि हम अगर हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करें तो हम पूरे साल में 12,000 यूनिट्स बना सकते हैं। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि अगर हम 10, 12 और 7 पे काम करें तो टोटल कॉस्ट कितनी लगने वाली है। तो ज़रा इसको एक बार लिखिएगा, फिर मेरे को एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा। क्योंकि अपने को देखो पहले फिक्स्ड कॉस्ट मतलब रेंट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो पर मंथ बेसिस पे या एनुअली बेसिस पे लगती है। तो वो कंक्लूजन ध्यान रखिए, फिक्स्ड कॉस्ट है वो टोटल का अमाउंट पता होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट वाला अमाउंट पता होना चाहिए। तो वेरिएबल का तो पर यूनिट पता है, लेकिन रेंट का टोटल अमाउंट पूरे साल का नहीं पता, पहले तो वो निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलता होगा, वो ऐसे निकलता होगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू रेंट पर मंथ, ऐसा आया होगा। जैसे यहाँ पे टोटल रेंट लिख सकते हैं अपन, टोटल रेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ऐसा ही आया होगा। अब मुझे टोटल रेंट तो नहीं पता क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ पे तो टोटल ही लिखा रहने देता हूँ मैं, टोटल रेंट डिवाइड करना है मुझे नंबर ऑफ यूनिट से, और इसका आंसर जो क्वेश्चन ने दे रखा ना वो दे रखा है 10 रुपये, ₹10। तो अब मेरे को सभी लोग बताओ कि टोटल रेंट को कितने से डिवाइड करके 10 रुपये आंसर आया होगा। पिछला एग्जाम्पल रिलेट करना, पिछले एग्जाम्पल में डेटा था और क्वेश्चन ने ये नहीं बताया था आपको कि जो पर यूनिट डेटा था वो किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे निकाला गया था। तो बताइए मेरे को, यहाँ पे आप 8,000 से डिवाइड कराएंगे कि 10 से कराएंगे कि 12 से कराएंगे कि 7 से कराएंगे। यहाँ पे जितने से कराएंगे उसी अनुसार आंसर निकलेगा। अगर आपने गलत करा तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सुनिएगा, हमने बोला भाई देखो मेरा मन कर रहा है सर 10 से डिवाइड कराने का, मेरा मन कर रहा है सर 12 से डिवाइड कराने का, क्योंकि 100% है तो 12 से करूँगा तो ये 1,20,000 रुपये अमाउंट आएगा। लेकिन सुनो, एक अलग से लाइन क्वेश्चन में है कि ये अबव कॉस्ट स्ट्रक्चर कैलकुलेट किया गया है, 8,000 यूनिट के ऊपर कैलकुलेट किया गया है। हमने बोला अगर ये लाइन नहीं होती then we can assume that this ₹10 per unit amount is calculated at the 12,000 units level। बट इस क्वेश्चन में एक अलग से लाइन दी हुई है और क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया कि ये वाला कॉस्ट स्ट्रक्चर रिलेट्स टू 8,000 यूनिट। तो हमको यहाँ पे डिवाइड में 8,000 यूनिट्स ही करना पड़ेगा। जैसे 1,000 यूनिट निकालेंगे तो अपना टोटल रेंट आपके कदमों में, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹80,000, तो आपका रेंट आ गया है 80,000। तो सबसे पहले जब भी अपन सॉल्यूशन करेंगे जितने भी क्वेश्चन को, तो उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि पहले फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल वाला अमाउंट पता होना चाहिए, फिर हमको वेरिएबल का पर यूनिट वाला अमाउंट पता होना चाहिए। तो टोटल रेंट आ गया है। अब तो मैं टोटल आपका कॉस्ट निकाल ही सकता हूँ। तो पहले मैं निकालता हूँ टोटल कॉस्ट एट 12,000 यूनिट्स। 12,000 यूनिट्स पे मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होने वाली। तो पहली कॉस्ट होगी फिक्स्ड कॉस्ट जो मुझे पता है 80,000 है, और दूसरी कॉस्ट होगी मेरी वेरिएबल कॉस्ट, वो मुझे पता है एट द रेट 5 के हिसाब से लगने वाली है। तो 12 3 36 12 चौक 48 12 पंजे 60,000 और ये मेरी आ जाएगी टोटल कॉस्ट 8 6 14 1,40,000। तो 12,000 यूनिट्स पे लगेगी 1,44,000। 10 पे और 7 पे और निकालनी है, तो जल्दी से लिखिएगा 10 और 7। 10 और 7। ये समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो को। टोटल कॉस्ट एट 10,000 यूनिट्स, तो उसमें भी मैं बोलूँगा भाई फिक्स्ड कॉस्ट किराया तो उतना ही रहेगा, चाहे इस फैक्ट्री को 10,000 यूनिट बना लो पूरे साल में, 12 बना लो या कितने भी बना लो,
और वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 5 के हिसाब से 50,000 लगेगा और ये आंसर आ जाएगा टोटल कॉस्ट का 8 और 5 13, 1,30,000। और दूसरा आपका था टोटल कॉस्ट एट 7,000 यूनिट्स। तो इसके अंदर आपका 7,000 यूनिट्स में फिक्स्ड कॉस्ट, भाई इस फैक्ट्री में चाहे 7,000 बना लो तो भी किराया तो 80,000 ही देना पड़ेगा, और वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 5 तो 35,000। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 8 3 11, 1,15,000 रुपये। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जल्दी से एग्जाम्पल नंबर डी को लिखिएगा। फिर अपन पॉइंट नंबर 4 अपना पूरा हो गया है। अब अपन चलेंगे पॉइंट नंबर 5 की तरफ।